नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 16 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी 17 जुलाई को पनकीधाम स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। नेपाल में भूस्खलन से सड़क बंद, सैकड़ों भारतीय पर्यटक फंसे। आरपीएफ को टिकट जांच और जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं। साइबर ठगी में एसबीआई और इंडियन बैंक खातों का इस्तेमाल। नोएडा के ममुरा में भीषण आग, दर्जनों लोगों का रेस्क्यू। एसी कोच से करोड़ों के कंबल बेडशीट गायब। और यूपी में 5 दिन तक भारी बारिश के आसार कम। अब आगे के समाचार देखते हैं विस्तार से। हर जिले में बनेगा स्किल जोन, उद्योगों के हिसाब से ट्रेनिंग। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए नई पहल की घोषणा की है। प्रदेश के हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे, जहां उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमएसएमई, कौशल विकास और सेवा योजन विभाग मिलकर इस मॉडल पर काम करेंगे। युवाओं को विदेशी भाषाओं और एओआई जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पीएम मोदी 17 जुलाई को पनकीधाम स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से पनकीधाम, फतेहपुर और विंध्याचल अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। कानपुर के पनकीधाम स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाओं के साथ विकसित किया गया है। स्टेशन का नया स्वरूप धार्मिक और यातायात जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रेलवे प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुकरेल नाइट सफारी परियोजना को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट से प्रस्तावित नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने परियोजना को पर्यावरण और वन संबंधी सभी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को आवश्यक केंद्रीय मंजूरियां लेने के बाद काम आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। यह फैसला परियोजना के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सोनभद्र में बनेगा देश का सबसे बड़ा वाटर बैटरी हब। सोनभद्र में पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के जरिए देश का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडारण केंद्र विकसित करने की तैयारी है। जेएसडब्ल्यू, अडानी और अन्य कंपनियों ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। परियोजनाएं स्वीकृति और डीपीआर के विभिन्न चरणों में है। इनका उद्देश्य रात के समय डेटा सेंटरों और बिजली ग्रिड को स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। यूपी में आएगी नई आयुष नीति, खुलेंगे अस्पताल और कॉलेज। प्रदेश सरकार नई आयुष नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर आयुष कॉलेज, अस्पताल और दवा निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेशकों को जमीन, स्टाम्प शुल्क और बिजली शुल्क में रियायतें मिलेंगी। औषधीय खेती और आयुष पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर भी तैयार किए जाएंगे। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलेगी अपना मेडिकल कॉलेज। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द अपना मेडिकल कॉलेज शुरू करेगी। यहाँ 100 MBBS सीटों पर प्रवेश की व्यवस्था होगी और मरीजों को किफ़ायती इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय ने मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अपने विस्तार की जानकारी दी है। संस्थान का लक्ष्य समयबद्ध प्रवेश परीक्षा और परिणाम प्रणाली को मजबूत करना है। होम स्टे नीति में बदलाव, अब 8 कमरे तक होंगे पंजीकृत। प्रदेश सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति में संशोधन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब 1 से 8 कमरों तक का पंजीकरण कराया जा सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 6 कमरों तक की थी। 9 से अधिक कमरों वाली इकाइयां इस नीति के दायरे में नहीं आ पाएंगी। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन और अधिक सरल बनाई गई है। पूर्वी यूपी में 5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, रविवार से फिर बढ़ेगी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज और लगातार बारिश के आसार कम है। गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को गोरखपुर में 11.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी, जबकि जिले में अब तक 290 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मध्य यूपी में मानसून ब्रेक के कारण उमस और गर्मी बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 72 घंटों तक बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय होने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान की ओर से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर बना हुआ है। रविवार से मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और अगले सप्ताह पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश लौट सकती है। सीमेंट वाले रंग से लाल किए जा रहे थे आलू, 5000 किलो जब्त। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारकर रंगे हुए आलू बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आलू को लाल रंग देने के लिए औद्योगिक उपयोग वाली रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने 5000 किलो से अधिक आलू जब्त कर नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। नेपाल में भूस्खलन से सड़क बंद, सैकड़ों भारतीय पर्यटक फंसे। लगातार बारिश के कारण नेपाल के चितवन जिले में नारायणगढ़ मुगलिन सड़क मार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात ठप हो गया है।
सड़क के कई हिस्सों में मलबा गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी रास्ते में फंस गए हैं। प्रशासन भूस्खलन हटाने का काम कर रहा है, लेकिन लगातार बारिश से राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साइबर ठगी में एसबीआई और इंडियन बैंक खातों का इस्तेमाल। लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े मेल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को खपाने के लिए सबसे अधिक एसबीआई और इंडियन बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को 50 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनकी जांच जारी है। आरोप है कि गिरोह खातों के जरिए रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजता था। ललिता गौतम हत्याकांड में पीएसी जवान गिरफ्तार। ललिता गौतम हत्याकांड की जांच में पुलिस ने नया कदम उठाते हुए पीएसी जवान अंकित चौधरी को गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना से पहले छुट्टी ली थी और मामले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पानी समझकर तेजाब पीने के मामले में एफआईआर जांच शुरू। हापुड़ में पानी समझकर अम्लीय पदार्थ पीने से युवती की तबीयत बिगड़ने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित बोतल के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। पुलिस और विभागीय टीम यह पता लगाने में जुटी है कि बोतल में अम्लीय पदार्थ कैसे पहुंचा। नोएडा के ममूरा में भीषण आग, दर्जनों लोगों का रेस्क्यू। नोएडा के ममूरा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शुरुआती जांच में आग की वजह इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग बताई जा रही है। घटना के समय इमारत में रहने वाले कई परिवार अंदर मौजूद थे। राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति पर संत समाज ने उठाए सवाल। राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर संत समाज के एक वर्ग ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पंचायत आज तक कार्यक्रम में कई संतों और महंतों ने मंदिर प्रशासन में परंपरागत व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। कुछ वक्ताओं ने प्रशासनिक पद के बजाय धार्मिक परंपरा के अनुसार व्यवस्था की मांग की। इस मुद्दे पर संत समाज के भीतर चर्चा जारी है। लखनऊ में बुलडोजर कार्रवाई, 200 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त। लखनऊ के मवैया रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे भूमि और नालों पर लगे हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में 200 से अधिक दुकानें और मकान हटाए गए। कार्रवाई के दौरान रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई गई। प्रशासन के अनुसार यह अभियान पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का आदेश। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिनों के भीतर भवन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित निर्माणों के लिए स्वीकृत नक्शे प्रस्तुत नहीं किए गए। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ को टिकट जांच और जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को यात्रियों के टिकट जांचने या जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया है। वाराणसी मंडल ने इस संबंध में जारी भ्रम को दूर करने के लिए आधिकारिक जानकारी साझा की है। रेलवे बोर्ड की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। टिकट जांच और जुर्माने की कार्रवाई पहले की तरह अधिकृत वाणिज्यिक कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। एसी कोच से करोड़ों के कंबल बेडशीट गायब, रेलवे ने बताया नियम। भारतीय रेलवे के अनुसार 2022 से मई 2026 तक के एसी कोचों से 1 करोड़ 27 लाख से अधिक बेडरोल सामग्री गायब हुई है। इससे रेलवे का 104 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि कंबल, चादर और अन्य सामग्री अपने साथ ले जाना रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत अपराध है। ऐसे मामलों में जुर्माना के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यूपी के शॉप फ्लोर कर्मचारी बदल रहे हैं औद्योगिक तस्वीर। उत्तर प्रदेश की लाखों एमएसएमई इकाइयों में काम करने वाले शॉप फ्लोर कर्मचारी राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की अहम ताकत बने हुए हैं। सरकार अब इन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रमाणन और डिजिटल पहचान से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत स्वास्थ्य बीमा, प्रशिक्षण और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना और रोजगार सुरक्षा देना है। कांवड़ रूट पर पुष्प वर्षा और पौधों की प्रसाद की तैयारी। बरेली प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ कांवड़ियों को प्रसाद के रूप में पौधे भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से व्यवस्था तैयार कर रहे हैं।
इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।